हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ खेमजीरा का 6th एपिसोड की शुरुआत 2010 से दिखाई जाती है। इस तरह प्राण की मोम को दिखाया जाता है जो काफ़ी बीमार रहती है और कुछ करने की कोशिश करती है। तभी वो कुर्सी से गिर जाती है। तभी वहाँ पर प्राण के डैड आते हैं और कहते हैं, हनी मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें आराम करना चाहिए। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह प्राण की मोम कहती है, मैं बस गाना सुनना चाहती थी, इस वजह से मैं रेडियो में गाने लगा रही थी, पर मैं क्या यह भी नहीं कर सकती? क्या मुझे गाने सुनने के लिए किसी को परेशान करना होगा? तभी उसके डैड कहते हैं, पता है यह सब मेरे डैड की वजह से हो रहा है। अगर मेरे डैड ने यह सब ना किया होता तो शायद यह सब तुम्हारे साथ नहीं होता। तभी प्राण कहता है, माँ मैंने यह ठीक कर दिया है और आप अपना फेवरेट गाना सुन सकती है। तभी उसके डैड कहते हैं, मैं तुम लोगों के लिए खाना गर्म करके लाता हूँ। प्राण के डैड चले जाते हैं। तभी प्राण अपनी मोम को गले लगा लेता है और अपनी माँ के गोद में लेट जाता है। प्राण की मोम कहती है, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी, वह तुम्हें नहीं रोकेगा। अगर तुम्हें एक तांत्रिक बनना है, एक शमन बनना है, तुम बन सकते हो और मैं आशा करूंगी कि तुम एक बेहतरीन समन बनना। और तभी वह कहता है, माँ मैं यही दुआ करूंगा कि जब मैं एक समन बनूं तो आप मुझे देखें। यह देखकर उसकी माँ मुस्कुराती है और प्राण रोने लगता है। प्राण की मोम अब इस दुनिया में नहीं है और यही सब वह देखता रहता है। वही दूसरी तरफ उसके डैड प्राण के दादाजी के से बात कर रहे थे, तो उसके डैड प्राण के प्रेम के रिश्ते के बारे में भी बोलते हैं कि वो दोनों क्लोज है, क्यों ना उन दोनों के रिश्ते को करा दे। यह देखकर उसके दादाजी कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? प्रेम के डैड तुम्हारे बेटे की जिंदगी चाहते हैं। क्या तुम अपने बेटे की जिंदगी ऐसे ही दे दोगे? क्या जिस तरह तुमने अपनी शादी प्राण की मोम से कर दी, क्या तुम चाहते हो अपनी बेटे की शादी भी तुम ऐसे ही करना चाहोगे? और तभी उसके डैड कहता है, मैंने किस वजह से शादी की थी आपको पता था ना? तभी प्राण के दादा कहते हैं, मैं जानता हूँ, तुमने पहले उस आदमी से पैसे लिए और फिर उस श्राप की वजह से उसके अपनी बेटी की शादी करा दी। तभी प्राण के डैड कहते हैं, पता है मेरी वाइफ मर चुकी है, तो आपकी वजह से डैड, आपके कर्मों की वजह से, उस श्राप को तोड़ने की वजह से आप पर उल्टा सीधा हुआ है। यह सब आपकी वजह से हो रहा है। यह सब प्राण सुनता रहता है। प्राण के डैड कहते हैं, आप पता है हम लोगों की अच्छी खासी फैमिली का यह हाल आपकी वजह से हुआ है और आप चाहते हो कि यह सब मेरे बेटे को भी सिखाओ। मैं अपने बेटे को एक समन बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगा। और तभी उसके डैड कहते हैं, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की, पर तुम्हारी वजह से यह सब हो रहा है। तुम हमेशा गैबलिंग करते रहे हो, यह सब हो रहा है। और क्या कर रहे हो? यह सब मेरे श्राप की वजह से हो रहा है। यह सब मेरे श्राप की वजह से, यह सब तुम्हारी गलतियों की वजह से हो रहा है। अपने डैड को कसूरवार ठहराते रहते हैं और कहता है, यह सब आपकी वजह से हो रहा है। तभी प्राण यह सब सुन लेता है और कहता है, क्या यह बात सच है दादाजी? तभी उसके दादाजी कहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। प्राण कहता है, इसका मतलब कोई भी मेरी परवाह नहीं करता है। आप इस तरह मुझे तांत्रिक बनाना चाहते हो और दूसरी तरफ मेरे डैड अपने दोस्त की बेटी से शादी कराना चाहते हैं। यह कहकर प्राण वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह प्राण के डैड विदेश चले जाते हैं और प्राण के डैड, उसके दादाजी उसके प्राण के बाल काटते रहते हैं और उन्हें बताते हैं। तभी प्राण कहता है कि दादाजी आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि डैड कभी वापस आएंगे। और हाँ, वो विदेश इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने काफी कर्जा लिया था और पैसों को बचाने के लिए वो वहां गए हैं। तभी दादाजी कहते हैं, तुम पैसों की चिंता मत करो, उसने जितना भी कर्जा लिया मैं उसका ध्यान रख लूँगा। अगर हाँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ी मांगूं, पर मैं यह कहूँगा कि अगर तुम्हें कभी भी समन बनना हो तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तुम जब आओ तो आ सकते हो। तभी प्राण कहता है, शुक्रिया दादाजी। प्राण अपने दादाजी से उदास रहता है। वही दूसरी तरफ आज जब प्राण के सामने खेम को पता चलता है, खेम उसके ऊपर मंत्र कर रहा था कि उसके प्यार में पड़ जाए, क्योंकि प्राण की मोम ने उससे कहा था कि पता है ना, एक अच्छा समन बनना है तो कभी भी तुम्हारी जिंदगी में प्यार नहीं हो सकता। और आज जब प्राण खेम को यह करते हुए देखता है तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी भी मेरे ऊपर मुसीबत नहीं करोगे, तो अगर तुम्हें रहना है तो तुम रुक सकते हो और हम दोनों के बीच ये सब जो चीज़ें हैं वो कभी भी नहीं हो सकती। तो प्लीज़ अपने आप को फोर्स मत करो मेरे प्यार में पड़ने के लिए। ये दोनों चीज़ मैं कभी भी तुमसे नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर खेम रोने लगता है और कहता है, क्या आपने जो मुझे बचाया और मुझे हमेशा बचाते रहे हो, क्या उसके लिए मुझे माफ़ करना हो? तभी खेम कहता है,
इसका जवाब अभी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या तुम यह अपनी खुशी से कर रहे हो? परान चुप हो जाता है। खेम के सवालों का जवाब ही नहीं देता, क्योंकि खेम ने तो उसे ज़बरदस्ती नहीं की थी और ना ही उसने कहा था कि उसकी मदद करे। और मुझे लगता है कि आज रात जो भी हुआ है, मैं चाहता हूँ कि कभी ऐसा दिखे कि यह हुआ ही नहीं। यह कहकर खेम रोते हुए वहाँ से चला जाता है। परान को भी काफ़ी उदास होता है, पर वो काफ़ी सख्त बनने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ खेम आज ऐसा दिखाता है जैसे कल रात से कुछ हुआ ही नहीं। वो काफ़ी टेस्टी खाना बनाता है, उसको टेस्ट करता है तो प्यारी सी स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ चरण कहता है, खेम तुम कितने अच्छा खाना बनाते हो, पता है अगर तुम ग्रेजुएट होने के बाद एक रेस्टोरेंट खोलेगे तो भीड़ लग जाएगी। और जेड कहता है कि तुम्हारा थोड़ा वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि आज के बाद से हम लोगों को खेम के हाथों का खाना कुछ दिनों तक मिलने वाला है। यह देखकर चरण कहता है, हाँ वो तो मिलने वाला है, यह तो काफ़ी अच्छी बात है। तभी वो लोग कहते हैं, हाँ खेम बोलो ना। अभी भी खेम तो प्राण के बारे में सोचता रहता है। तभी जेठ चरण से कहता है, लगता है यह अभी भी उदास है। अच्छा फील कराने के लिए वो कहते हैं, खेम पता है पास में एक कमल का तालाब है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा कमल खिला है, क्यों ना हम लोग देखने के लिए चले? खेम कहता है, हाँ चलते हैं। और चरण भी कहता है, हाँ मुझे भी चलना है, वहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा ना। तो खेम काफ़ी उदास रहता है और कहता है, क्या? और तभी वहाँ पर परान आ जाता है और कहता है, तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो और तुम अब कुछ सीखना भी नहीं चाहते हो? आज शाम को तो मैं तुम्हें कुछ वाइट मैजिक सिखाऊंगा। तो चरण कहता है, हाँ मास्टर। तभी परान जाने लगता है। खेम कहता है, क्या ब्रेकफास्ट के बारे में? प्राण, क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? तो प्राण कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी खेम कहता है, पर मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? तो प्राण काफ़ी तेज गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं खाना, मैं बोल रहा हूँ ना मुझे नहीं खाना, और अगर इतना ही शौक है तो खुद ही खा लो, नहीं तो तुम डॉग को दे दो, फेंक दो। यह सुनकर खेम काफ़ी उदास हो जाता है। वो खाने को रख देता है और कहता है, खाना हो तो खाओ, नहीं मुझे क्या। वही दूसरी तरफ खेम के मिलने के लिए दादी आ जाती है। यह देखकर खेम कहता है, ओ दादी आप बोलती तो मैं खुद ही आ जाता। आप जरूर मास्टर से मिलने के लिए आई होगी ना, मैं उन्हें नीचे बुला देता हूँ। तो दादी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, और ये लो कुछ औषधि, अगर कुछ तुम इसे खाओगे तो तुम और ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, तुम इन सब ताकतों से बच सकते हो। पता है मास्टर के कमरे में और भी है और मेरे कार में भी है, तुम्हें और चाहिए तो तुम ले सकते हो। तभी खेम उस औषधि को खाता है और काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है। यह बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा सीन होता है। वही खेम दादी से के साथ एक घर में जाता है, जहाँ पर एक लड़की की आत्मा अपने शरीर को छोड़कर चली जाती है। उसकी मोम दादी को बुलाती है। खेम दादी के सामान को लेकर जाता है। उस कमरे में यह जो लड़की है उसका नाम अर्ण रहता है। कुछ दिनों पहले उसकी प्यारी सी लड़की हुई थी। उसकी माँ कहती है, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, कई दिनों से ऐसा था, आज तो वो और भी बुरी हो गई है। आज के दिन तो उसने अपनी बेटी को खाना भी नहीं खिलाया। यह देखकर खेम देखता रहता है उस छोटी सी बच्ची को। तभी दादी कहती है कि वैसे क्या पता इसकी आत्मा इसके बॉयफ्रेंड के पास होगा, क्या इसका बॉयफ्रेंड इससे मिलने नहीं आता? तो उसकी माँ कहते हैं, नहीं अब वो मिलने नहीं आता, जब से बेटी का जन्म हुआ है वह उससे मिलने नहीं आता। तभी खेम उस बच्चे को देखता रहता है। जब उसे वो कुछ अजीब सा महसूस होता है तो खेम जब बेड के नीचे देखता है तो वहाँ पर रामू पू की आत्मा दिखती है। यह देखकर खेम बहुत डर जाता है। तभी वो घबरा जाता है और दादी से कहते हैं, क्या हुआ खेम? खेम कुछ नहीं बताता। और इस तरफ दिखाया जाता है प्राण चरण को 2 बुक देता है और कहता है, यह 2 बुक है जो तुम ध्यान लगाना सीखोगे, और दूसरी बुक है जिसमें मंत्र के बारे में पढ़ा है, पर मैं आज तुम्हें ध्यान लगाने के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए। और तभी चरण कहता है कि चलिए मास्टर मैं ध्यान लगाता हूँ। जैसे ही चरण ध्यान लगाता है उसके साथ जेड भी ध्यान लगाता है। चरण अपने पुराने जन्म में पहुंच जाता है, जहाँ पर वह एक लाइब्रेरी में मिलता है और दिखाया जाता है 1941 में, जहाँ पर एक लड़की उसके साथ बैठी रहती है। तो चरण का दूसरे जन्म में नाम जिन रहता है। उसके पास एक लड़की रहती है जिसका नाम दा रहता है, और यह दोनों खेमिका की सहेली रहती है। तो अब खेम जीरा और तभी दा कहती है कि तुम सो गई हो और मुझे लगता है कि तुम्हें सो जाना चाहिए। यह देखकर जिन कहती है, क्या कर रही हो? दा कहती है, तुम बिना चश्मों के और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। जिन कहती है, यह लाइब्रेरी है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें कोई देख लेगा? तभी दा कहती है, क्यों ना हम लोग अपने रिश्तों को खेम के बता दे। और तभी दिखाया जाता है कि जिन बोलती है, मुझे नहीं लगता कि अभी हम लोगों को खेम जीरा से बताना चाहिए, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा दुखी है, और इसकी वजह से अगर हम लोग उसे बता देंगे तो
क्या पता उसे अकेलापन महसूस हो। और यह सुनकर दा कहती है क्या उसे ऐसा लगेगा कि जिन कहती है मुझे, मैं जानती हूँ, मैं भी बताना चाहती हूँ, क्यों ना जब वापस आए तो हम लोग उसे बता देंगे, हम लोग साथ में उसके साथ हनीमून जाएंगे। चरण यह सोचने लगता है और तभी उसके दाह के रूप में जेड दिखता है और यह देखकर चरण के तो होश ही उड़ जाते हैं। वैसे यह जेड और चरण के पुराने रूप दिख जाते हैं। यह देखकर चरण को यकीन हो जाता है कि हम दोनों बस पास्ट लाइफ में खेमिका के दोस्त थे और आज प्रेजेंट लाइफ में खेम के दोस्त है। यह देखकर तो चरण काफी शॉक्ड हो जाता है। तभी जेड अपने पास ध्यान लगाता हुआ देखता है तो जेड को बताने की कोशिश करता है, पर यहाँ मजे की बात होती है कि वह तो जेड को जब चरण बताता है तो सोता रहता है। यह देखकर चरण मुस्कुराता है, उसे देखता रहता है। वही दूसरी तरफ दादी सी और खेम उसके बॉयफ्रेंड के पास जाते हैं। वो कहते हैं तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हो? तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है दादी सी मैं बाद में बताऊंगा, आप तो जानती हो ना कि यह कितनी पुरानी जगह है, मैं भूल जाता हूँ काम में। तभी दादी कहती है क्या तुम उसे छोड़ दोगे, अपने बच्चे से भी मिलने नहीं जाओगे? तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है दादी मैं ज़रूर जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम है अभी। तो तभी खेम दादी माँ के लिए कुछ चीज़ों को बिछा देता है, दादी यहाँ से रिचुअल कर सके, उसकी आत्मा को अपने साथ ले चले। दादी माँ उसे रिचुअल करती है। तभी खेम उस आदमी के साथ एक फ़ोटो को देखता है, उसे कहता है यह कौन है? तो वो आदमी बोलता है यह मेरी वाइफ है। यह सुनकर खेम कहता है पर तुम तो अरुण के साथ थे ना? तो वो कहता है मेरी फैमिली ने ज़बरदस्ती शादी मेरी वाइफ के साथ करवा दिया है, मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम नहीं समझोगे और तुम जब मेरे बड़े हो जाओगे तुम्हें भी यह प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। दादी अरुण के पास आती है और उसकी आत्मा को उसके शरीर में डाल देती है। दादी सी को देखकर वो अरुण कहती है शुक्रिया दादी माँ। उसकी माँ कहती है आप आराम करिएगा। तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है यह कार किसके है, हटाओ। दादी माँ से कहते हैं मेरा ड्राइवर पता नहीं कहाँ गया, लगता है खेम हम लोगों को जल्दी चलना चाहिए। कहता है कि किस तरह अरुण की मोम अरुण से कहती है देख रहे हो मैं बेबी के लिए बोतल दूध लाती हूँ। और तभी वो अपनी बेटी को देखती रहती है और उसके देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती रहती है। उसकी आत्मा में रामपुंग की आत्मा भी आ जाती है। वही दूसरी तरफ दादी माँ बार बार अपने ड्राइवर को फ़ोन लगाती रहती है और तभी खेम काफ़ी उदास रहता है। यह देखकर दादी कहती है क्या हुआ खेम? तभी खेम कहता है मुझे लगता है रामपुंग की आत्मा भी मेरे साथ आई है। यह सुनकर दादी माँ कहती है क्या? और तभी अरुण की मोम चिल्लाते हुए बाहर आती है और कहती है दादी माँ अरुण मालूम नहीं कहाँ चली गई बच्चे को लेकर, मैंने पूरा कमरा छान लिया, वो कहीं नहीं दिखी। दादी माँ कहती है वो कहाँ गई? तभी खेम चरण को फ़ोन लगाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास मास्टर है? वही दूसरी तरफ अरुण अपनी बच्ची को लेकर अपने बॉयफ्रेंड के घर पर आ जाती है। यह देखकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यहाँ पर मेरी वाइफ है, मैंने कहा था ना जब मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो हमारे बच्चे के साथ? तभी अरुण कहती है मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? यह देखकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम्हें बस इस सवाल के लिए तुम यहाँ पर आई हो? तभी वहाँ पर प्राण आ जाता है और कहता है अरुण तुम घर पे जाओ। यह देखकर अरुण कहती है मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो बस अपने बॉयफ्रेंड से एक सवाल का जवाब पूछने के लिए आई थी, अगर यह सवाल का जवाब दे देगा तो मैं चली जाऊंगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं सवाल का जवाब कैसे दूँ? तभी अरुण कहते हैं मैं थक चुकी हूँ, मैं जानती हूँ मुझे इस बच्चे को अकेला पालना है, पर मुझे इस सवाल का जवाब जानना है। तभी वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड की वाइफ आ जाती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है? यह देखकर अरुण के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की जो वाइफ है वह भी प्रेग्नेंट है। यह देखकर अरुण को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम इस वजह से मेरे बच्चे से मिलने नहीं आते, मैंने इस बच्चे को इसलिए पाला क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और जब इस बच्चे को जन्म हो गया तो मुझे इस तरह छोड़ने के लिए अब मुझे इस तरह छोड़ दिया। तभी अरुण की मोम आ जाती है और कहती है यह बकवास आदमी के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी वह कहता है कि शरीर में कोई आत्मा नहीं है, अरुण यह खुद कर रही है। तभी अरुण कहती है सबको क्यों लगता है मैं पागलों वाली हरकत कर रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ ना, मेरा भी तो हक बनता है, मैं इस बच्चे की माँ हूँ और अगर इसका पिता इसको नहीं चाहता है तो मैं क्यों चाहूँ इसको? तो तभी अरुण की माँ कहती है कि बेटा इस बदमाश आदमी का पीछा छोड़ दो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। अरुण कहती है क्यों माँ, क्यों मैं अकेले इस बच्चे को पालूँ, प्लीज़ जवाब दो अगर। और तभी अरुण का बॉयफ्रेंड माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। अरुण कहती है तो अच्छा, तो तुम्हारा जवाब ना है, तुम मेरी बच्ची और मुझसे प्यार नहीं करते हो, क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? अरुण ये देखकर काफ़ी गुस्सा आ जाती है और कहती है
तब तो मैं इस बच्चे को फेंक देती हूँ। तभी खेम और प्राण कहते हैं अगर तुम्हें इस बच्चे को नहीं चाहिए तो मत लो, पर इस बच्चे को चोट तो मत पहुंचाओ। अर्ण अपने हाथों से उस बच्ची को उठा लेती है और सामने से कार आती रहती है, मानो एक करिश्मा हो जाता है और एंड टाइम पर वह रुक जाती है। तभी अरुण को एहसास होता है वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी, वो रोने लगती है। इन सब के बीच में खेम को एक अजीब सा विजन दिखता है, जिस तरह बहुत ही लोग एक औरत को दबाए उसके हाथ से उसकी बच्ची को छीन रहे हैं। तभी उसका अरुण का बॉयफ्रेंड अपनी बच्ची को ले लेता है और प्राण काफ़ी चिल्लाता है अरुण पर और कहता है कि अगर तुम्हें बच्ची नहीं पालना तो उसका बाप भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता तो क्या इस बच्चे को अनाथालय में दे दो। अगर जब तुम्हारे पास जॉब हो जाएगी, जब तुम इस बच्चे को पालना चाहोगे तुम यह ले सकती हो। तभी अर्ण माफी मांगती है। प्राण उस बच्चे के पिता को भी काफी डांटता है और कहता है तुम बड़े स्वार्थी हो, तुमने 2 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और प्राण से तो वो माफी मांगता है और कहता है अर्ण मुझे माफ कर दो। वह काफी रोती रहती है अपनी माँ के गले लगकर। प्राण यह डिसीजन लेता है कि अभी कुछ दिनों तक यह बच्ची अनाथालय में रहेगी, जब तक तुम ठीक न हो जाए, जब तक तुम बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए जिम्मेदार नहीं हो जाती। यह देखकर अर्ण कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर। प्राण कहता है जब तुम तैयार हो जाओगे, जब तुम इस बच्चे को वापस मिल जाएगा। दूसरी तरफ प्राण जाने लगता है। खेम कहता है शुक्रिया मास्टर, अगर आपकी ताकत ना होती तो यह चीज काफी ज्यादा बेकार हो जाती। प्राण कहता है मैंने अपनी ताकत का यूज नहीं किया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, मैं तो बस इसलिए आया था क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। हाँ अपना ख्याल रखना और आज के बाद कोई भी मुसीबत में टांग मत अड़ाना। और तभी दादी कहती है कि मैं चाहूंगा कि तुम खेम को अपने साथ लेकर जाओ। तभी प्राण कहता है नहीं दादी माँ, इसको अपने साथ ही ले आना। तभी खेम कहता है कि क्या आपको लगता है आज मास्टर प्राण ने अपनी ताकत का यूज नहीं किया। दादी उसे कहती है हाँ प्राण ने अपनी ताकत का यूज नहीं किया। पता है मैं एक सच बताती हूँ कि रामपुर का आत्मा उसके साथ थी। यह सब जो कुछ भी किया है अरुण ने नहीं किया और अरुण ने खुद किया है, रामपुर ने नहीं किया। हाँ कोई तो ताकत थी जो अरुण को उसको रोकी। तभी खेम कहता है मुझे तो डर लग रहा था कि यह सब मेरी वजह से है, कहीं मेरी वजह से अरुण की जिंदगी मुसीबत ना आ जाए, इसी वजह से मैं बहुत घबरा गया था। दादी कहती है कि अब ज्यादा मत सोचो, चलो हम घर चलते हैं। तभी खेम कहता है कि अच्छा दादी माँ हम लोग चलते हैं। जब वो दोनों कार में बैठ जाते हैं दादी कहते हैं कि ओह तुमने ही बच्ची को बचाया, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत तो अभी भी बची हुई है, क्योंकि तुमने अभी तक नहीं भूला कि एक माँ का मतलब क्या होता है। रामपुर ही रहती है जो कि उस बच्ची को बचाया था। दूसरी तरफ खेम जाता रहता है, रामपुर उदास खड़ी हुई देखती रहती है। वही दूसरी तरफ आज पूरे दिन के बारे में खेम अपने दोस्तों को बताता है और कहता है कि अरुण के अंदर कोई भूत नहीं था, वो जो भी कुछ कर रही थी सब अपने से कर रही थी। यह देखकर चरण कहता हाँ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप लोगों को पागल कर देती है। देखो वो कितनी ज्यादा बेचारी बीमार हो चुकी है, उसे लगा कि उसके अंदर कोई आत्मा है और अपनी बच्ची की जान भी लेना चाहती थी। यह देखकर खेम कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे मास्टर को कभी भी मुसीबत में परेशान नहीं करना चाहिए। यह देखकर जेड कहता है इसका क्या मतलब है, क्या तुम नहीं चाहते कि मास्टर प्राण भी तुमसे प्यार करे। तो खेम कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को सो जाना चाहिए। तभी चरण कहता है खेम यह बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे डिसीजन से हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। खेम कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और तभी चरण कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने श्राप के बारे में सोचना चाहिए और ना कि इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ मुझे भी लगता है, वो कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि मुझे श्राप के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ चरण को फिर से वही याद आता है जिस तरह जब खेम जीरा की डेथ हो जाती है, जिस तरह जीन और दा काफ़ी टूट जाते हैं, वो लोग काफी रोने लगती है। जीन कहता है कि दा चिंता मत करो, हम लोग हैं ना साथ में। और यही सब सोचकर चरण भी जीन से कहती है कि मुझे माफ कर देना। और जेड की आंख खुल जाती है। जेड देखता है कि चरण ने उसके हाथों को पकड़ा है। तभी जेड देखता है कि चरण ने उसके हाथों को क्यों पकड़ा है, उसके बालों को सहलाने लगता है, उसके प्यारी से स्माइल करके देखता है और धीरे धीरे इन्हें भी प्यार हो रहा है। तभी जेड कहता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तभी जेड अपने बेड पर जाकर सोने लगता है और मुस्कुराता भी है। यह सीन वैसे बहुत ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि इन दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। वही दूसरी तरफ सुबह होती है और जब खेम और प्राण एक दूसरे से सीढ़ी पर मिलते हैं तो प्राण कहता है ये सब सामान क्या है। तो अभी खेम कहता है गुड मॉर्निंग, और ये अंकल जियान ने मैंने सुबह सुबह लिया है, मैं कुछ तकिया बनाना चाहता था। तो प्राण कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को इन सब चीज़ों में परेशान करो। तो खेम कहता है
खेम कहता है मैं ये सब जेड और चरण के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी देर तक मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है, इसलिए मैं उनके लिए कुछ तकिए बना रहा था। ये देखकर प्राण कहता है ऐसी बात है। तो तभी खेम कहता है आप जरूर कॉफ़ी बनाने के लिए जा रहे होंगे। प्राण कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है। खेम कहता है मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैंने पानी का यूज कर लिया है, आपको इससे पहले गर्म पानी करना होगा। बेचारा खेम काफी उदास रहता है। प्राण भी खेम से अजीब बातें करता है। वही दूसरी तरफ वो लोग बात करते रहते हैं। तभी वहाँ पर प्रीम की कार आ जाती है। जेड कहता है प्रीम फिर से आ गई, और उसके साथ इस बार तो उसके डैड भी आए हैं। प्रीम के डैड इस बार उसके साथ क्यों आए हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी उसके डैड कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ फॉर्च्यून बताएं, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकता? तो प्राण कहता नहीं आप आ सकते हो जरूर। तभी प्रेम और उसके डैड ऊपर आते हैं। जब प्राण बातें करने के लिए जेड को काफ़ी प्राण से बातें करने के लिए जेड को काफ़ी शक होता है। इसी वजह से जब प्रेम और उसके डैड बातें करते रहते हैं मास्टर से, तो वो भी वही उसी कमरे में बैठा रहता है और दिखाया जाता है कि किस तरह प्रेम और उसके डैड उसके साथ अपने साथ एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट लाते हैं। प्रेम के डैड माफ़ी मांगते हैं मुझे पास्ट में तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्राण कहता है मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, अगर आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हो तो मैं माफ़ कर देता हूँ। तभी प्रेम कहती है कि मेरे डैड चाहते हैं ये गिफ्ट ले लो, अगर तुम नहीं लोगे तो मेरे डैड को लगेगा कि आपने उनको माफ़ नहीं किया। तभी प्रेम के डैड से वो गिफ्ट ले लेता है और जाकर जेड को दे देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम चरण की तुम जाकर मदद करो, वो मेडिटेशन लगाने में लगा हुआ है। तभी प्राण कहता है क्या कुछ और काम था? तो प्रेम कहती है कि तुम तो जानते हो कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मैं जहाँ पर कुछ काम कर रही थी वहाँ पर कुछ आत्माओं को रिलेटेड है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर कुछ रिचुअल करो, क्या तुम करोगे? तो प्राण कहता है कि हाँ मैं करूँगा। वैसे ये कब करना है? तभी ये सब वो चुपके से जेड चुपके से सुनता रहता है कि मास्टर प्राण प्रेम और उसके डैड को काम करने के लिए मना नहीं कर रहे। दूसरी तरफ खेम घर का जाला साफ करता रहता है। तभी ये उसकी मुलाकात प्रेम के भाई पोंग से होती है। खेम डर जाता है। उसका भाई कहता है डरो नहीं, मेरी गलती है कि तुम्हें नहीं पता था कि मैं यहाँ पे हूँ। मास्टर प्राण के शिष्य हो? तो खेम कहता नहीं मैं शिष्य नहीं हूँ। और तुम कौन, क्या तुम पोंग हो? तो पोंग कहता है कि ओ तुम्हें मेरे बारे में पता है? तो कहता है नहीं मुझे जेड ने बताया था। और क्या तुम प्रेम के ऊपर मिलने जा रहे हो? तो पोंग कहता नहीं मुझे लगता है कि मैं यहीं पर वेट करूँगा। तभी पोंग कहता है यहाँ की जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वो खेम को देखता रहता है। खेम कहता है कि फिर मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। पोंग कहता है कि नहीं ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो खेम कहता है कि मेरा नाम खेम है। तभी पोंग कहता है कि ओ ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नाम है। तभी हाथ मिलाने के लिए खेम से हाथ आगे बढ़ाता है, पर खेम हाथ मिलाता नहीं। तभी खेम के बालों में एक फैदर आ जाती है। उस फैदर को हटाने के लिए खेम के बालों को टच करता है। यह देखकर जेड के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहता है ये क्या हो रहा है, क्या एक नई जोड़ी बन रही है? तभी पोंग बोलता है क्या तुम भी जेड की तरह शिष्य हो? खेम कहता है कि नहीं मेरा तो सेमेस्टर की छुट्टी है, अब मैं जेड के साथ यहाँ पे आया हूँ। तभी पोंग कहता है अब मैं तो यहाँ पे रोज हमेशा आऊँगा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना कि तुम्हें क्या पसंद है। और तभी वहाँ पर प्राण आ जाता है और कहता है कि पोंग मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे नहीं खेलना चाहिए क्योंकि तुम्हें चोट भी लग सकती है। यह देखकर पोंग कहता है ओ मास्टर आप यहाँ पे आ गए, लगता है आपकी भी हालत काफ़ी गंभीर हो गई है, लगता है कई दिनों से सोए नहीं हो। यह देखकर प्रेम के डैड कहते हैं पोंग क्या तुम मास्टर से पंगा ले रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें मास्टर से पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी उसके डैड कहते हैं लगता है मास्टर अब हम लोगों को घर जाना चाहिए। यह देखकर जेड काफ़ी हंसता रहता है किस तरह मास्टर को जेलसी हो रही है। पोंग पोंग कहता है बाय बाय खेम। तो खेम कहता है हाँ बाय। और तभी उसकी फैमिली चली जाती है। मास्टर प्राण खेम से कहता है कि जल्दी चरण का मेडिटेशन ख़त्म होने वाला है, उसको भूख लगी होगी, जाकर उसके लिए खाना बनाओ। खेम कहता है ज़रूर। और तभी प्राण कहता है मेरे लिए भी बना देना, मैं बाद में खा लूँगा। तभी खेम कहता है अगर नहीं खाओगे ना तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाऊंगा अपने से, कहता है। और दूसरी तरफ जब प्रेम की फैमिली जाती है तो उसका भाई काफ़ी स्माइल करता रहता है। तो प्रेम कहती है भाई आप कुछ ज़्यादा ही स्माइल कर रहे हो, हमेशा तो आप कार से निकलते नहीं, अच्छा है ना आप मेरे साथ आओगे? तो तभी प्रेम कहती है अच्छा हुआ डैड आप मेरे साथ आए, पता है मैंने प्राण से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं सच में उसे अपना बनाना चाहती हूँ। उसके वो ट्विंस उसकी बातों को सुनते रहते हैं और कहते हैं कि क्या लगता है कि इन लोगों को मकसद बुरा है या अच्छा? क्या लगता है कि हम लोगों को मास्टर को इसके बारे में बताना चाहिए या नहीं? वही मास्टर प्राण पोंग को डराता है। यह देखकर चरण कहता है तुम्हें क्यों लगता है मास्टर प्राण
को जेलसी फील हो रही होगी, वो सच में पोंग को बस समझा रहे होंगे। तो चरण कहता है नहीं, मुझे पता है कि सच में मास्टर को जेलसी तो हो ही रही होगी। तभी चरण कहता है पर मुझे नहीं लगता, क्या पता वो बस पोंग को ऐसे कह रहे हो, क्योंकि क्या पता क्या सच में पोंग काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी हो। तो खेम कहता है हाँ, उसके बोलने का ढंग थोड़ा अलग था, मेरे बालों को भी टच कर रहा था। भला ऐसा कौन किसी के बालों को टच कर सकता है जब उसके लिए कोई फीलिंग ही नहीं होगी। तो जेड को कल रात के बारे में बात याद आती है, चरण के बालों को कैसे वो सहला रहा था। यह देखकर उससे थोड़ा घबरा जाता है और तभी चरण से कहता है कि मुझे लगता है पोंग काफ़ी अच्छा लड़का है। यह देखकर जेड कहता है तुम किसकी साइड हो, तुम मास्टर के साइड में तो नहीं हो। तो चरण कहता है मैं कोई भी शिप नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, खेम भी चाहता है कि वो मूव ऑन हो। अगर मास्टर से वो मूव ऑन चाहता है तो पोंग काफ़ी अच्छा तरीका होगा। और तुमने ही तो बताया ना कि प्रेम भी मास्टर के करीब आना चाहती है, तो यह अच्छा हुआ ना। तो तभी खेम कहता है क्या तुमने नहीं बताया। तो जेड कहता है मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगेगा। तभी खेम कहता है यह तो अच्छी बात है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगेगा कि मास्टर प्राण प्रेम के क्लोज हो रहे हैं। तभी जेड कहता है मुझे ऐसा लगा कि मास्टर प्राण प्रेम के क्लोज होना चाहते थे। प्रेम मास्टर प्रेम को जीतना चाहती है और मास्टर भी उसे नहीं रोक रहे। ऐसा लग रहा है मास्टर भी उसे प्यार करते हैं। यह देखकर खेम कहता है यह तो काफ़ी अच्छी बात है। खेम अंदर ही अंदर काफ़ी उदास फील करता है और यह सीन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक रहती है। तो यह कहता है अच्छा है ना, मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ मूव ऑन करने की। वही दूसरी तरफ हम जब मास्टर प्राण के कमरे दूसरी तरफ जब खेम मास्टर प्राण के कमरे में जाता है कुछ सामान लेने के लिए, तो ट्विंस की बातें सुन लेता है। इस तरह वो ट्विंस बताता है उसे नहीं रोकोगे। तो प्राण कहता है मुझे लगता है कि प्रेम से हम लोगों को कोई खतरा नहीं है, तो मैं इसे क्यों रोकूं। तभी वो ट्विंस कहते हैं क्या आप नहीं, वो प्रेम के डैड तो कह रहे थे कि वो जल्दी एक बच्चे भी चाहते हैं, वो आप सबसे सच में कुछ पाना चाहती है, क्या आप उसे नहीं रोकोगे। तो प्राण कहता नहीं, मैं उसे नहीं रोकूंगा। और जब यह सब खेम सुन लेता है तो वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और उसे भी यकीन हो जाता है प्राण प्रेम से प्यार करता है, उसका दिल टूट जाता है। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।